Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Students, in the last session in the history, we started understanding about the arrival of East India Company to India. ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो कल का रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले कल हमने जो सीखा वो हम देखते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे और उससे हम समझेंगे जो हमारा कल का जो अंडरस्टैंडिंग था उसको क्लियरली हम आज पहले समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो द क्वेश्चन दैट कम्स इज व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। ऐसा क्या अट्रैक्शन था कि जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी जिसको इंडिया आना पड़ा, राइट। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया आने के लिए अट्रैक्शन किससे मिला, किन चीज़ों ने उसको अट्रैक्शन दिया इंडिया आने के लिए। सो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर गुड क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द मार्केट्स ऑफ यूरोप। सबसे पहले तो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इंडिया में प्रोड्यूस किया गया कॉटन और सिल्क जो सबसे अच्छी क्वालिटी का था उसकी बहुत ही ह्यूज डिमांड थी, बहुत ही बड़ी डिमांड थी। इसके अलावा स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। भारत के अंदर जो मसाले उगाए जाते थे, राइट, जैसे कि इलायची, दालचीनी, मरी जिसे हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं, राइट। उसके अलावा क्लोव्स यानी कि लौंग, ये सारी, मरी यानी कि काली मिर्च, तो ये सारे जो मसालों की जो इंग्रेडिएंट्स थी, इसका क्रॉप इंडिया में जो होता था दैट वाज यूज्ड टू बी विद द फाइनेस्ट क्वालिटी एवर। सबसे अच्छी क्वालिटी का था जिसकी भी यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही डिमांड थी। एंड दिस रिसोर्सेज इन इंडिया अट्रैक्टेड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टुवर्ड्स इट। और ये सारे रिसोर्सेज वहाँ पे अच्छी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलते थे जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज हमारे देश में आने के लिए अट्रैक्ट हुई थी। The next question that comes is, what were the political conditions in India during the arrival of East India Company? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। इसके अलावा हाउ डिड दे फेवर द कंपनी, उन लोगों ने कंपनी को कैसे हेल्प की, राइट। तो ये हम अभी देखेंगे, राइट। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 देयर वर नो पावरफुल मुगल रूलर्स। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होगी उसके पास मुगल डायनेस्टी का कोई भी पावरफुल रूलर नहीं था। दिस रिजल्टेड इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल किंगडम एंड द इमर्जेंस ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ा रीजन बना। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद कोई भी पावरफुल रूलर मुगल डायनेस्टी का नहीं था, राइट। जिसकी वजह से ये एक ऐसा रीजन बना कि जिसकी वजह से मुगल डायनेस्टी थी, मुगल किंगडम जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि पूरा बिखर गया और बहुत सारे नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज होके आए, यानी कि नए किंगडम्स बन गए। द एब्सेंस ऑफ अ सिंगल एंड पावरफुल किंगडम इन इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन एस्टेब्लिशिंग एंड एक्सपांडिंग देयर पावर इन इंडिया। तो कोई एक सिंगल और पावरफुल किंगडम भारत के अंदर नहीं था जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग जो थे उसको अपना पावर को एस्टैब्लिश करने में, यानी कि स्थापित करने में, और एक्सपांड करने में, यानी कि उसको विस्तृत करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। उल्टा उसको इसमें मदद मिली थी कि छोटे छोटे जो कस्बे थे उनको वो अपने पावर में ले लेते थे। एंड दैट्स हाउ दे बिकेम द सिंगल डायनेस्टी ओवर द नेशन, राइट। The next question that comes over here is, why did the European trading companies fight battles amongst each other, right? इन ये जो सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ क्यों लड़ती थी, युद्ध क्यों लड़ते थे वो, इसका हमें रीजन देना है। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज फॉट बैटल्स अमॉन्ग्स ईच अदर बिकॉज, क्यों लड़ते थे एक दूसरे के साथ, इसके रीजन है नीचे। All the European trading companies were trading in the same goods such as cotton, silk and spices. सारी जो यूरोपियन कंपनीज थी वो एक ही माल, एक ही प्रकार के गुड्स का ट्रेड करती थी और वो था कॉटन, सिल्क और मसाला। This led to fierce competition among them, और उसकी वजह से उन सब के बीच में अंदरों अंदर ही बहुत ही गहरी कंपटीशन शुरू हो चुकी थी। In order to eliminate competition and gain an upper hand in trade, the European trading companies fight battles amongst each other. तो कंपटीशन जब तक है तब तक nobody can make the proper profit.
तो सामने वाले की कंपटीशन को किल करने के लिए और कंपटीशन में खुद ऊपर रहने के लिए यूरोपियन कंपनीज जो थी वो एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ती थी ताकि वो दूसरे सामने वाले कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करके उसको हटा सके और उसकी जगह पे वो खुद एक पावरफुल ट्रेडर बन के उभरे। राइट, तो यहाँ तक कल हम सीखे थे, अभी हम समझेंगे आज के सेशन में आगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं कि औरंगजेब के बाद कोई एक पावरफुल लीडर नहीं था, उसकी वजह से मुगल सल्तनत पूरी बिखर गई और नए किंगडम्स बन गए, यानी कि सारे अलग अलग छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे किंगडम बिखरे पड़े थे। तो ब्रिटिश कंपनी जो थी, राइट, उसको अपना पावर गेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने छोटे छोटे जो किंगडम थे उसको एक्वायर किया। उसके अलावा वो लोग अंदर अंदर भी लड़ते थे ताकि हर कोई अपना एक वो कहते हैं ना कि अपना एक पावर एस्टेब्लिश कर सके फॉर द ट्रेडिंग। बेसिकली दे वर अट्रैक्टेड फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द कॉटन सिल्क एंड द all of the masala, right, we can say, right, all of the ingredients what we were growing. So ये जो spices है, cotton है, silk है, उसको obtain करने के लिए, उसको grab करने के लिए वो लोग आए and then they have converted them to the rule. So how did we become so colonized, right? उसकी कॉलोनी में हम लोग कैसे आ गए? तो उसका स्टार्टअप सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इंडियन रूलर्स और कंपनी के बीच में रिलेशन कैसा था। So now in this session we are going to understand the relations between Indian rulers and the company. So अभी जो मैं इमेजेस आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके साथ, तो आपको एक ऐसा टेबल बनाना है, सी थिंक एंड वंडर, और ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं ब्रिज कोर्स में, राइट। आपने क्या देखा, इसके बारे में आप क्या सोचते हो और आपको इसमें क्या नया लगा, राइट, व्हाट डू यू वंडर अबाउट इट। तो ये आपको नोट करना है, फिर लास्ट में हम इसका आंसर भी देखेंगे, राइट। तो ये टेबल बना के आपको उसमें फिलअप करना है। As we can see in the image on the left, initially the company officials were humble. अगर शुरुआत की बात करें, initially in the startup, the company officials were humble. कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो बहुत ही नम्र थे, विनम्र थे, राइट। जैसे कि एक रिक्वेस्ट करने आते, सर प्लीज हमें आपके देश के साथ बिजनेस करना, we wanna get into business with you, please allow us to do so, right? These were the things they used to say. They were quite humble for getting into the business. Later they became powerful and demanding. We can see this change in the image on the right. और उसके बाद क्या हुआ, राइट में जो इमेज दिखी है वो देखो, तो वो पावरफुल और डिमांडिंग बन गई। धीरे धीरे उन लोगों ने अपना पावर एस्टेब्लिश किया एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग दैट वी वांट दिस एंड वी वांट दैट, राइट। सो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका था। सो इन द स्टार्टअप क्या हुआ था, इन द स्टार्टअप the Britishers came to India and they were very much humble. They said that we want to go for business with you. They were into the requesting tone, right? So they just wanted to do the business, but afterwards they found out that it is really the golden bird, right? And if we grab it, we become the millionaire, billionaire, trillionaire. So just to be that, they started establishing their power, and after they became the powerful, right, they became the demanding too. धीरे धीरे अलग अलग किंगडम को कैप्चर करने के बाद वो पावरफुल बने और उसकी डिमांड्स भी बढ़ गई, राइट, एंड देन द थिंग्स गॉट रियली चेंज्ड। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द रिलेशंस बिटवीन द इंडियन रूलर्स एंड द कंपनी चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर टाइमलाइन में देखें तो इनिशियली और लेटर, अगर टाइमलाइन में देखें तो पहले क्या था, उसका बिहेवियर कैसा था, राइट, रिलेशन कैसे थे, तो एक म्यूचुअल रिलेशन थे सबसे पहले कि वो लोग आए, हमारे किंग्स ने उसको अलाउ किया, राइट, फिर दे स्टार्टेड द बिजनेस। Gradually they started gaining the power and the later the situation was completely different, right? The rulers just became the rulers by name. The main rule was being led by the Britishers only. They started demanding, they started showing their power, right? So that's how this time was divided into a timeline. So अभी आप SB7 ओपन कीजिए, उसमें आपको कंसेप्ट टाइम 5 मिलेगा, राइट। तो उसको रीड करने के बाद आपको ये जो नीचे के आंसर है वो मुझे होमवर्क में भेजने हैं। हाउ डिड द कंपनी ऑफिशियल्स मिसयूज द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, राइट, अपना जो राइट उसको मिला था ड्यूटी फ्री ट्रेड का, यानी कि एक ऐसा उसको राइट मिला था, एक ऐसा अधिकार मिला था कि जिसके अंदर ब्रिटिश कंपनी जो थी, राइट, तो कंपनी ऑफिशियल को
जो ट्रेड है उसमें ड्यूटी पे नहीं करनी होती थी, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस पे नहीं करने होते थे, राइट, वो नॉर्मल रेट पे ही डील कर सकते थे। तो उनका इन लोगों ने मिसयूज कैसे किया। फिर व्हाई डिड द नवाब्स ऑफ बंगाल डिनाई कंसेशंस ऑन कंसेशंस टू द कंपनी, राइट, जो नवाब थे बंगाल के, उन लोगों ने कंपनी को कंसेशन देना यानी कि प्राइस में कटौती देने के लिए क्यों मना किया, ये भी आपको कंसेप्ट टाइम 5 में ही मिल जाएगा। एंड व्हाई डिड द कंपनी रिफ्यूज टू पे ट्रेड ड्यूटीज, कंपनी ने ट्रेड ड्यूटी पे करने को क्यों रिफ्यूज कर दिया, क्यों मना किया, ये भी आपको वहां पे मिलेगा। तो ये आपकी एक्टिविटी रहेगी इंडिविजुअली, और इसका आंसर हम जब नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट ये एक्टिविटी आपको करना है, यू हैव टू सेंड मी एज एन होमवर्क। सो इसका आंसर भी यही है। अगर आपको ठीक से नहीं मिला तो आप इसको ठीक से लिख लीजिए, बट आप अपने ओन वर्ड्स का आंसर भी मुझे जरूर से भेजिएगा। सो द कंपनी ऑफिशियल्स, सबसे पहले क्या था, हाउ डिड द कंपनी ऑफिशियल्स मिसयूज द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, उसका जो राइट था ड्यूटी फ्री ट्रेड का, इसका मिसयूज कैसे किया। तो द कंपनी ऑफिशियल्स मिसयूज द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड बाय कैरिंग आउट प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड विदाउट पेइंग ट्रेड ड्यूटी, राइट, तो वो अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे साइड में, राइट, और उसके लिए भी वो ट्रेड ड्यूटी नहीं देते। बेसिकली वो कैसा डील हुआ था, दैट जो भी ट्रेड रूलर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में होगा, राइट, उस ट्रेड के लिए ड्यूटी फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था कि उन लोगों ने अपना जो प्राइवेट ट्रेड था वो प्राइवेट ट्रेड ही विदाउट पेइंग ड्यूटी स्टार्ट किया। सो दैट वाज द फर्स्ट मिसयूज। देन सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाई डिड द नवाब्स ऑफ बंगाल डिनाई कंसेशंस टू द कंपनी, बंगाल के नवाब ने कंपनी को कंसेशन देने के से क्यों मना कर दिया। द नवाब्स ऑफ बंगाल डिनाइड ट्रेड कंसेशंस टू द कंपनी एज दे वर लॉजिंग देयर किंगडम्स रेवेन्यू, अपने किंगडम की रेवेन्यू जो थी वो बंगाल के नवाब गंवा चुके थे और आगे भी गंवा रहे थे। तो आगे और लॉस ना हो उसकी वजह से बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश ट्रेड को कंसेशन देने से मना कर दिया। एंड द थर्ड वन इज व्हाई डिड द कंपनी रिफ्यूज टू पे ट्रेड ड्यूटीज, कंपनी ने ट्रेड ड्यूटीज देने से मना क्यों कर दिया। द कंपनी रिफ्यूज टू पे ट्रेड ड्यूटीज बिकॉज इट वुड अफेक्ट इट्स प्रॉफिट, और कंपनी ने क्या सोचा, बंगाल का नवाब को शायद अगर कोई लॉस हो तो भले हो, लेकिन हमें लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, तो अपना प्रॉफिट ना गंवाना पड़े, इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने ट्रेड ड्यूटीज देने से इनकार कर दिया था, राइट। सो हाउ वर द रिलेशंस बिटवीन द इंडियन रूलर्स एंड द कंपनी, व्हाइल द इंडियन रूलर्स वांटेड द कंपनी टू पे टैक्सेस एंड रिस्पेक्ट देयर अथॉरिटी, the company wanted to maximize its profits by not paying taxes and by getting more concessions from the rulers। जब इंडियन रूलर्स थे सबसे पहले उसने ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया, उसके बाद जब अपनी रेवेन्यू कम होने लगी, अपनी इनकम कम होने लगी, तब इंडियन रूलर्स ने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि वो अपने टैक्सेस पे करें, राइट, और उनकी जो अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट करें, राइट, एक रिस्पेक्ट के तौर पर उसको अथॉरिटी को टैक्स पे करने चाहिए। बट कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो कैसे, बाय नॉट पेइंग टैक्सेस, टैक्स नहीं पे करते तो हमारा खर्च बच गया तो हमारे प्रॉफिट बढ़ गए, राइट, एंड बाय गेटिंग मोर कंसेशंस फ्रॉम द रूलर्स, हम टैक्स तो नहीं देंगे लेकिन आपसे और ज्यादा कंसेशन, आपसे और ज्यादा डिस्काउंट डिमांड करेंगे, राइट। सो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड ड्वेलिंग, दे स्टार्टेड डिगिंग द खजाना ऑफ इंडिया, राइट, हमारे इंडिया की जो रेवेन्यू थी वैसे ही इन लोगों ने निकालनी शुरू कर दी थी, राइट। सो इफ वी गो फर्दर इनटू दैट वी कैन मेक अ स्मॉल मैप ओवर हियर। एट फर्स्ट द ब्रिटिश केम टू इंडिया टू ट्रेड, सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया में आया ट्रेड के लिए। फिर औरंगजेब ग्रांटेड द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, राइट, औरंगजेब ने सबसे पहले कंपनी को ऐसा अधिकार दिया कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके, यानी कि कोई भी टैक्स के बगैर वो ट्रेड कर सके। फिर द कंपनी ऑफिशियल्स मिसयूज दिस राइट, कंपनी ऑफिशियल ने इस राइट का मिसयूज किया। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ द नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट एनी ट्रेड कंसेशंस टू द कंपनी, और औरंगजेब की डेथ के बाद जो नवाब थे बंगाल के, उन लोगों ने अपना ही किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया था, तो उन लोगों ने कोई भी कंसेशन देने से कंपनी को मना कर दिया था, राइट। सो दिस इज हाउ द स्टेजेस ऑफ द रिलेशन was there between the Indian rulers and the company, right? So guys, that was all for today's session। अभी आज के सेशन का होमवर्क हम ठीक से देख लेते हैं। So students,
आज के सेशन का होमवर्क जो है राइट दैट इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर। आपके पास एसबी है तो एसबी में आप एसबी 8 ओपन कीजिए, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 4.1 जो है दैट इज द एक्टिविटी ऑफ सी थिंक एंड वंडर। यू नो हाउ टू डू इट राइट। सो इन दोनों इमेजेस को देखकर आपको सी थिंक एंड वंडर का एक्टिविटी करना है। और उसके अलावा 4.2 जो है राइट उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी बुक राइट। आई नो दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड द एनसीईआरटी बुक येट। सो जितने भी क्वेश्चंस इनमें से विदाउट एनसीईआरटी बुक आप दे सकते हो उतने क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को एलिबरेट नहीं कर रहा राइट। वॉट आर द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 4.2a एंड अप टू क्वेश्चन 4.2i, इनमें से जितने भी क्वेश्चंस आप इस लेक्चर के बेसिस पे आंसर कर सकते हो राइट उतने क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है राइट। सो गाइस दैट्स द होमवर्क फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा एंड आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है कोई क्वेरी है यू हैव गॉट माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली व्हेनेवर यू वांट राइट। बट दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन गाइस। I'll see you in the next session with a new topic. Till then it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.